Children, now we are going to read the chapter The Making of a Scientist by Robert W. Peterson further. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is and when he entered a county science fair and lost. जब वो 7th ग्रेड में होते हैं तो उनको पता चलता है कि रियल साइंस क्या है। जब वो एक काउंटी मीन्स रीजनल साइंस फेयर, एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और वो लूज़ करते हैं, मीन्स उनको कोई प्राइज़ नहीं मिलती। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everyone else had won something, एब्राइट said. एब्राइट कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद एक्सपीरियंस था, सैड एक्सपीरियंस था, सैड फीलिंग थी जब ऐसे फेयर में चुपचाप बैठना जहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा हो और आपको कुछ ना मिले, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाला एक्सपीरियंस था ये एब्राइट के लिए। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू, जिसके थ्रू उनकी एंट्री हुई थी साइंस फेयर में, साइंस एग्जीबिशन में, वो थी उन्होंने फ्रॉक टिश्यू के स्लाइड्स बनाए थे जो एग्जिबिट किया था उस फेयर में, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था। ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, ये उनको वहाँ पे देखने में पता चला कि विनर्स जो थे उस साइंस फेयर में, जिनको भी कोई भी प्राइज़ मिली थी, उन सब ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ खोजने की कोशिश की थी। बस उनकी तरह कोई नीट डिस्प्ले नहीं था, जैसा कि उन्होंने एक फ्रॉक टिश्यू का डिस्प्ले बनाया था, ऐसा कुछ काम नहीं किया था। बाकी सब ने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी जिनको प्राइज़ मिला था, बट बच्चों वो केवल 7th ग्रेड में थे, तो इट वॉज़ ऑब्वियसली अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, क्योंकि उनको सभी कुछ पता नहीं था, वो बहुत छोटे थे उस समय उसके लिए, बट एक्सपीरियंस से वो अपनी नई नई चीज़ें सीख रहे थे। तो यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस हुआ कि साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए और विन करने के लिए कोई रियल एक्सपेरिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, उनके अंदर जो कॉपरेटिव स्पिरिट था, कॉम्पिटिटिव था, कंपटीशन करने की, जो स्पर्धा करने की जो एक उनके अंदर से प्रेरणा होती थी, तो वो उनके अंदर ड्राइविंग फोर्स था जो कि उनको इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था रिचर्ड को। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। अब वो सोचते हैं कि अगले साल के फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट द इंसेक्ट्स वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और जो टॉपिक जिसके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज था, वो था इंसेक्ट्स का, जो कि पिछले कुछ सालों से वो लगातार उनके साथ काम कर रहे थे। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को आइडियाज़ के लिए लेटर लिखा और अर्कहार्ट ने रिटर्न में उनको बहुत सारे पाइल्स ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज़ एक्सपेरिमेंट के लिए सजेस्ट किया। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. तो इसके साथ उनको जैसे आइडियाज़ मिले डॉक्टर अर्कहार्ट से, तो उन्होंने अपना काम चालू रखा और पूरे स्कूल के दिनों में, जितने साल वो स्कूल में रहे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर 8th ग्रेड में गए, तो अपने सारे स्कूल के दिनों में वो उन आइडियाज़ जो उनको डॉक्टर अर्कहार्ट से मिला था उस पर वो काम करते रहे, और उन प्रोजेक्ट्स ने उनको रीजनल और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में बहुत सारे प्राइजेस दिलवाई। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो अगला जो 8th ग्रेड में उनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी वायरल डिजीज़ है जो कि हर कुछ सालों के बाद मोनार्क कैटरपिलर को ख़त्म कर देती है, पूरी उनकी जनरेशन को ख़त्म कर देती थी, किल कर देती थी। ऐसी कौन सी वायरल डिजीज़ थी, उसका कारण क्या था? एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ये उनका स्पेकुलेशन था कि ये जो डिजीज़ है, बीमारी है मोनार्क कैटरपिलर्स में, वो बीटल्स लेके आते हैं, बीटल्स के कारण होती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने कोशिश की कि कैटरपिलर्स को कल्चर करें बीटल के प्रेजेंस में, बीटल्स भी वहाँ पे थे, और उन्होंने
कैटरपिलर्स को अपब्रॉड किया। अपब्रॉड किया कहाँ पे? अपने बेसमेंट में वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। आई डेंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। उनको कोई भी रियल रिजल्ट नहीं मिला उसका, मीन्स उनका जो अंदाज़ा था वो सही प्रूफ नहीं हुआ। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। तो उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई और उन्होंने ये अपना जो कोशिश की थी, एफर्ट जो किया था, वो सारे डेटा और रिकॉर्ड्स के साथ फेयर में इस बार रखा और उनको वहाँ पे प्राइज़ मिला अपनी कोशिश के लिए। जो उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी उसके लिए वो प्राइज़ मिला उनको। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगला जो उनका साइंस प्रोजेक्ट अगले साल का था, नेक्स्ट ईयर का था, उसमें वो टेस्ट कर रहे थे इस थ्योरी को कि बटरफ्लाइज जो होती हैं वाइसरॉय वो कॉपी करती हैं मोनार्क्स को। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ, फर्स्ट वन इज हाउ द मोनार्क बटरफ्लाइज, ऊपर वाली टॉप वाली मोनार्क बटरफ्लाइज है एंड द लोअर वन इज़ वाइसरॉय। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था कि ये उनके आउटर डिज़ाइंस में जो लुक होता है उसमें वो कॉपी करती हैं, वाइसरॉय जो कॉपी करना चाहती है मोनार्क को। क्या रीज़न था इसका? द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। मतलब बर्ड्स के लिए वो अच्छी फूड नहीं होती हैं मोनार्क्स, इसलिए वाइसरॉय, क्योंकि वो भी खाना बनना नहीं चाहता है, कोई भी प्रे बनना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसको कॉपी करता है। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉय अच्छे होते हैं टेस्ट में, बर्ड्स के लिए अच्छे खाना होते हैं, टेस्टी फूड होते हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना कम उनको बर्ड्स पसंद करेंगी खाना। ऐसा इनकी थिंकिंग थी ऐसी एब्राइट की। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो एब्राइट का प्रोजेक्ट जो था वो ये दिखाने के लिए था कि बर्ड्स क्या मोनार्क को खाती हैं। ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो जो स्टारलिंग थी, स्टारलिंग इज़ अ काइंड ऑफ कॉमन यूरोपियन बर्ड, तो वो नॉर्मल जो बर्ड्स की फूड होती हैं उनको प्रेफर नहीं करती, पसंद नहीं करती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, और वो सारे मोनार्क को खा जाती है जो जो भी उसको मिलते हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और बाद में एब्राइट बताते हैं कि उनका जो ये थॉट था, उनकी थिंकिंग थी कि वाइसरॉयज मोनार्क को कॉपी करती हैं, दैट वाज करेक्ट, क्योंकि ये प्रूफ हुआ, दूसरे लोगों ने इसको प्रूफ किया। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो इनका जो अपना प्रोजेक्ट था, ये उन्होंने जो एग्जीबिशन में लगाया, प्रेजेंट किया, उसको जूलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट मिला प्राइज़ और ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में थर्ड प्राइज़ मिला। In his second year in high school, Richard Ebrard began to research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अगले साल जो हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था उसमें रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च करना शुरू किया, जिसमें वो पता कर रहे थे अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और ये आगे चल के उनकी जो न्यू थ्योरी लाइफ ऑफ सेल्स की प्रोपेगेट की, वो आगे चल के इसमें हेल्पफुल हुई। ये इनकी जो रिसर्च थी वो आगे चल के उसने एक न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ प्रोपेगेट किया। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड डॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। वो क्वेश्चन का आंसर करना चाहते थे कि मोनार्क प्यूपा पे 12 टाइनी डॉट्स होते हैं, गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा पे, तो उनका पर्पस क्या है। एवरीवन अज्यूम दैट द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सभी लोगों की ये सोच थी कि वो जो स्पॉट्स होते हैं दे आर ऑर्नामेंटल, मीन्स डेकोरेटिव, वो उनको बस सजाने के पर्पस से, उनको सुंदर दिखाने के पर्पस से उनकी बॉडी पे होते हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट की ऐसी सोच नहीं थी, उनकी सोच कुछ और थी, मीन्स दे आर फॉर सम अदर पर्टिकुलर पर्पस। तो वो ये इसको प्रूव करना था एब्राइट को।
To find the answer, a bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो उनको ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाना था जिसमें वो शो कर पाते कि वो जो स्पॉट्स हैं वो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं. This project won a bright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो ये इनका जो प्रोजेक्ट था इन्होंने दिखाया डिवाइस बना के कि ये करेक्ट था और वो स्पॉट्स थे दे वर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस एंड दैट पर्पस वाज बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. तो उनकी ये प्रोजेक्ट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और इसके साथ ही उनको एंट्री मिले इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर में. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी और जूलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ उनको थर्ड प्राइज़ मिला. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च. इसके साथ ही उनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की थी जहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते थे वहाँ पे उनको समर वेकेशन में काम करने का मौका मिला, चांस मिला. एंटोमोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. तो एंटोमोलॉजी की लेबोरेटरी में उनको समर वेकेशन में बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ रिसर्चर्स के साथ काम करने का मौका मिला. एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूज इट एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा. और हाई स्कूल में एज ए स्टूडेंट होते हुए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. अगले साल भी उनका काम कंटिन्यू रहा. उन्होंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया, जो उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स थी उसको प्रेजेंट किया और फिर से अगले साल उनके रिसर्च को फर्स्ट प्राइज़ मिला और उनको साथ ही समर वेकेशन में फिर से आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का दूसरा चांस मिला. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर. अपने सीनियर ईयर में, जूनियर ईयर में उनको ये मौका मिला था पहले आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का फर्स्ट प्राइज़ जीत के. अब सीनियर ईयर में उन्होंने एक स्टेप आगे काम किया. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो अब की बार उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग थी उसको एक स्टेप फर्दर लेके गए और उन्होंने कल्चर में न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट में मोनार्क के विंग्स से सेल्स को ग्रो किया और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि सेल्स डिवाइड और डेवलप होती हैं नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स स्केल्स में तभी जब उनको गोल्ड डॉट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स से उनको न्यूट्रिशन मिलता है. तो मतलब गोल्ड स्पॉट्स जो हैं प्यूपा के ऊपर दैट इज़ एसेंशियल फॉर देयर डेवलपमेंट. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एंड द इंटरनेशनल फेयर. उनको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the Laboratory of US Department of Agriculture. तो अगला उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान अपना समर स्पेंड किया आर्मी लेबोरेटरी में काम करते हुए और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर बढ़ाते हुए आगे. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Bright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. तो आगे फिर उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा आफ्टर हिज फ्रेशमैन्स ईयर. फ्रेशमैन्स ईयर्स मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बाद वो वापस अपने लेबोरेटरी गए और उन्होंने अपना गोल्ड स्पॉट से मिलने वाले हार्मोन्स के साथ जो उनकी डेवलपमेंट होती है उस पर वर्क करना कंटिन्यूड रखा. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइन इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसमें उनको हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर पता चला. A year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about the cell life. वो सेल लाइफ के बारे में उनको जूनियर ईयर में ही पता चल गया और उनको पता चल गया कि हाउ डू दे फंक्शन. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन.
तो वो देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोप्स थे, तो वो देख रहे थे एक्सरे फोटोज़ को, जब केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का वो एनालाइज कर रहे थे. When he saw those photos, Everett didn't shout, Eureka, or even I have got it. जब उनको पता चला ये सोफिस्टिकेटेड जो था उनका डिस्कवरी थी, तो उन्होंने यूरेका नहीं कहा. What is यूरेका? It is a shout of exclamation when some achieve some real discovery. कोई भी किसी को कुछ रियल डिस्कवरी. इट इज़ इन फैक्ट अटैच टू आर्किमिडीज डिस्कवरी. जो इन्होंने ये वर्ड किया था यूरेका इज़ अ साउंड ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑफ ट्रायम्फ, विक्ट्री. किसी भी फील्ड में जब उनको विक्ट्री मिली, विक्टोरियस हुए, कुछ नया ढूंढा, तो यूरेका कहा था आर्किमिडीज ने. आई हैव गॉट इट, इसका ये एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि येस आई अचीव्ड इट, आई गॉट इट. लेकिन ये इस तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ऑफ एब्राइट की तरफ से नहीं था. एक इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि सिंस हिज चाइल्डहुड ही वॉज बिजी इन सर्चिंग समथिंग और द अदर. ही वॉज वेरी इनक्विजिटिव. तो वो हमेशा बचपन से ही कुछ ना कुछ ढूंढते थे और अचीव करते आ रहे थे, तो इसलिए वो इनके लिए ये नॉर्मल थी बात. हालांकि उनका जो ये डिस्कवरी थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी एब्राइट के लिए ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट वर्क था. But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle. और इनके उस इंसेक्ट हार्मोन के साथ जो फोटोज़ इनको मिले, उसके साथ एक बायोलॉजी के बहुत ही लंबे पज़ल का आंसर भी मिल गया. बायोलॉजी के पज़ल का उन्होंने आंसर किया अपने डिस्कवरी से. हाउ द सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. सेल्स अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करती हैं. ब्लूप्रिंट इज मीन्स सैम्पल और डिज़ाइन. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. अब आपको पता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि डीएनए जो है न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. उसके कारण हेरिडिटी मीन्स जेनेटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे फादर के लुक्स आते हैं उनके सन में, तो वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कंट्रोल करता है डीएनए. इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल. वो फॉर्म किस तरह का होगा और उसका फंक्शन कैसा होगा वो डिटरमिन करती है. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. और इस तरह से डीएनए जो है लाइफ की ब्लूप्रिंट है. इट इज़ काइंड ऑफ डिज़ाइन फॉर लाइफ. Everett and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. तो एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जो थे जेम्स आर वोंग, वो पूरी रात ड्राइंग बनाते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करते रहे, ये दिखाने के लिए मॉलिक्यूल्स के कि कैसे ये वर्क करती हैं और कैसे ये हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल. Together they later wrote the paper that explained the theory. और दोनों ने मिलकर फिर वो पेपर लिखा जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया थ्योरी इसका. Surprising no one who knew it, Richard Everett graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. किसी को भी सरप्राइज़ नहीं हुआ जो उनके बारे में जानते थे, किस तरह के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं, उसके लिए किसी को भी ये बात सरप्राइज़ नहीं की जब उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी प्रोपेगेट की. रिचर्ड एवरेट ग्रेजुएशन अपना उन्होंने कंप्लीट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे वो 1510 स्टूडेंट्स में सेकंड रैंक लेके आए. एवरेट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और फिर वो अपना उन्होंने रिसर्च कंटिन्यूड रखा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. There he began doing experiment to test his theory. यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर उनकी थ्योरी करेक्ट प्रूफ होती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जो कि समझाने के लिए ये काफ़ी होगा कि लाइफ की प्रोसेस किस तरह से काम करती है. क्योंकि डीएनए की फंक्शन, ब्लूप्रिंट कैसे उसकी डीएनए किस तरह से सेल से ब्लूप्रिंट को करता है, कॉपी करता है सेल्स को, तो दैट विल बी
a kind of very big achievement. It might also lead to a new ideas of preventing some type of cancer and other disease. ये एक अच्छा स्टेप होगा क्योंकि इसके थ्रू जो भी जेनेटिक काइंड ऑफ डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इनकी जीन्स अपने पेरेंटल जीन्स से डीएनए कॉपी करती हैं, तो उसको प्रोहिबिट करने में, शन करने में या स्टॉप करने में इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. और ये सब पॉसिबल हुआ एब्राइट के साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के कारण. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. और उनकी जो क्यूरियोसिटी थी प्यूपा के ऊपर, जो स्पॉट्स के ऊपर उन्होंने काम किया, गोल्ड स्पॉट्स के ऊपर जो उनका एक्सपेरिमेंट था, फाइंडिंग थी, उसी के कारण एंड लास्ट में उनको ये न्यू लाइफ के बारे में, सेल लाइफ के बारे में न्यू थ्योरी जो उन्होंने दी, वो उसी का रिज़ल्ट था. उनके स्टार्टिंग से की हुई बटरफ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट का ही रिज़ल्ट था. रिचर्ड एवराइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. और उनका ये इंटरेस्ट तभी स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था अपने किंडरगार्टन क्लासेस से. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन इसके साथ ही उनके पास बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम वो निकाल लेते थे. एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन. तो अपने साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ वो एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर थे, एंड गुड कैनोइस्ट. कैनोइस्ट इज़ नैरो बोट. तो वो बोट रेस में भी पार्टिसिपेट करते थे और वो ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे. मीन्स ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वेदर इट इज़ कल्चरल और फिजिकल. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. उनका फ़ोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है और वो फ़ोटोग्राफी पर्टिकुलरली नेचर की और साइंटिफिक एग्जीबिशंस में जो एग्जिबिट होती हैं उनके फ़ोटोग्राफी में उनको इंटरेस्ट है. इन हिज हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. अपने हाई स्कूल के दिनों तक वो जो रहे हैं सीधा ए ग्रेड मिलता रहा उनको. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी. क्योंकि सीखना उनके लिए आसान था. इट वॉज हिज फन, इट वॉज हिज पैशन. He turned a lot of his energy towards debating and model United Nations Club. तो उन्होंने बाकी की बहुत सारी एनर्जी अपनी जो लगाई, क्योंकि सीखना तो उनके लिए एक पैशन था, फ़न था. बाकी की एनर्जी उन्होंने जो अपनी स्पेंड की वो डिबेटिंग में, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब था वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने काफ़ी एनर्जी अपनी लगाई. He also found someone to admire. रिचर्ड ए वेरर जो उनके सोशल स्टडीज़ टीचर थे, वो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे. एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स. और वो उनके एडवाइज़र भी थे, उनको बताते थे कि हाउ शुड वन डू. मिस्टर वेरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. तो बताते हैं रिचर्ड कि उस समय मिस्टर वेरर जो थे उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. और उनको उनसे न्यू आइडियाज़ मिलते थे. एब्राइट सेड रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. तो रिचर्ड के बारे में मिस्टर वेरर कहते हैं कि वो हमेशा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन करते थे. वॉट प्लीज्ड मी वॉज this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. तो कहते हैं कि मुझे क्या उसके अंदर अच्छा लगता था कि वो 3 to 4 आवर्स रात में डिबेट के बारे में रिसर्च करते हुए स्पेंड करता था. इसके अलावा बाकी वो दिन में अपने रिसर्च, अपनी बटरफ्लाइज के एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो काम कर रहा होता था और बाकी इंटरेस्ट के लिए भी समय निकाल लेता था. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. उसके अंदर प्रतिस्पर्धा थी, लोगों से कम्पीट करने की जो एक उसके अंदर हमेशा इंटरेस्ट बनी रहती थी, इच्छा बनी रहती थी. मिस्टर वेरर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस. लेकिन वो कंपटीशन बैड नहीं होता था, वो गुड सेंस में कंपटीशन होता था. ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़. रिचर्ड का इंटरेस्ट इसलिए जीत में नहीं था
कि बस वो जीतना चाहता था या वो एक प्राइज़ पाना चाहता था। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। लेकिन वो जीतना इसलिए चाहते थे कि वो सबसे अच्छा, जितना अच्छा वो काम कर सकते थे वो करते थे, और उसके एक्नॉलेजमेंट में वो विक्ट्री या प्राइज़ चाहते थे। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और पर्पस उनका अच्छा होता था हमेशा, और इसलिए वो हमेशा बेस्ट होना चाहते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये एक इंग्रेडिएंट है, एक पार्ट है एक अच्छे साइंटिस्ट को बनाने में। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट रेट माइंड मीन्स अनएडल्ट्रेटेड या फोकस्ड माइंड के साथ स्टार्ट करना। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके साथ उत्सुकता होना, क्यूरियोसिटी होना। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और उसके साथ बहुत ही डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए राइट रीज़न के लिए विन करने का, जीतने का। ए ब्राइड हैज़ दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो कहते हैं कि एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे साइंटिस्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? फर्स्ट रेट माइंड, फोकस्ड अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन, देन क्यूरियोसिटी, उस काम के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर उसमें विनिंग ज़ील होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि वो जीतना है। एंड दैट इज़ फॉर द करेक्ट पर्पस, करेक्ट ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर कट। तो ये सारे जो हैं क्वालिटीज़, दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ साइंटिस्ट, और ये एब्राइट में सारे मौजूद हैं। और ये जब से स्टार्ट हुआ, व्हेन ही वाज गिफ्टेड विद द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 बाय हिज मदर, उनकी माँ ने जब दिया, तभी से ये साइंस का जो न्यू एवेन्यू था वो उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और जो मोनार्क 10 से उनकी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई, एक नया साइंस वर्ल्ड ओपन हुआ उनके दिमाग में, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एंड स्टिल दैट कंटिन्यूज़। So this was all about the making of a scientist. I hope you understood. If you have any problem, then you can ask in your doubt clearing class.